जैक दरिदा 20वीं सदी का एक अजीम दानिश्वर, फ़िलासफ़र और लिटरेरी क्रिटिक है। ये 1930 में अलजायर का एक शहर है अल-बियार, रैदर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे पैदा हुआ। इसका ख़ानदान यहूदी ख़ानदान था जो कि माइग्रेट करके आया था स्पेन में, जब वहाँ पे ईसाइयों की हुकूमत हो गई और वहाँ पे यहूदियों को परसिक्यूट किया जा रहा था। ये अरबी ज़बान भी बोल सकता था और इब्रानी ज़बान भी बोल सकता था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार या दूसरी आलमगीर जंग शुरू होती है। उस दौरान फ्रांस पे नाटसी का कब्ज़ा कर लेते हैं। 1942 में जो विशी रजीम है जो फ्रांस में उस वक्त थी, और वहाँ पे उसको नाटसी जो हिटलर थी, उसकी हिटलर की जो थर्ड राइख था उसको सपोर्ट थी, वो इस किस्म के डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल बनाते हैं और उनकी एप्लीकेशन और उनको इम्पोज अलजायर में, चूँकि अलजायर उस वक्त फ्रांस का एक एसेंशियल पार्ट कंसिडर किया जाता था। 12 साल की उम्र में जब लाइजे या इसका जो स्कूल था वहाँ पे ये अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहा था, तो इसके पेरेंट्स को बताया गया कि आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजें। इसके अलावा इसके और भी एक बहन और भाई था, क्योंकि आप यहूदी हैं और जो नई विशी रजीम है उसके मुताबिक यहूदी जो बच्चे हैं वो किसी किस्म का जो स्कूल है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे एजुकेशन अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये इसके लिए बहुत बड़ा शौक़ था, इसको शौक़ था पढ़ने का, इसको एक्सेल करने का शौक़ था। उसी दौरान ये फ़ुटबॉल भी खेलता था और सॉकर और फुटबॉल जो है उसके जो टीम थी उसमें पार्टिसिपेट भी करता था और किसी लेवल पे इसकी अचीवमेंट्स भी हैं। अभी आप देखें, अगर अल-बियार की हिस्ट्री उठा के देखें तो अभी भी वहाँ पे बहुत सारे फुटबॉल या सॉकर के इंटरनेशनल या नामवर प्लेयर्स पैदा हुए हैं। उसके बाद 1949 में दरिदा जो है ये पेरिस आता है और उसकी ख्वाहिश है कि वहाँ पे अपनी एजुकेशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसको कंटिन्यू करे। वहाँ पे एकोल नॉर्मल सुपीरियर जो सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है पेरिस का, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो क्वालिफाई नहीं कर सकता। 1959 में ये दोबारा एकोल नॉर्मल सुपीरियर में एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठता है और उसको पास कर लेता है और वहीं से अपनी एजुकेशन उसको कंटिन्यू करता है। उस दौरान वो सार्थर को पढ़ रहा है, उसके बाद कैमियो को पढ़ता है, रूसो को पढ़ता है और उसकी इंस्पिरेशन मिलती है, उनसे वो इंस्पायर होता है। जब ये एकोल नॉर्मल सुपीरियर में होता है तो वहाँ पे इसकी मुलाकात अल्दूज़र से होती है। ये बहुत बड़ा एक मार्क्सिस्ट फिलासफर है और वो इसको इन्फ्लुएंस करता है और ये उसके साथ इसकी फ्रेंडशिप भी रहती है। उसके बाद ये फर्दर अपनी स्टडी को एक्सटेंड करने के लिए उसको हुसल जो था, जो मज़हरियात का या फिनोमिनोलॉजी का बानी है, और वो जर्मन यहूदी था और वो हेडिगर का भी उस्ताद था, जो एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है, वो भी जर्मन है। तो इसकी इंस्पिरेशन चूँकि और इसका ये इंस्पायर था हुसल से, तो ये हुसल के जो आर्काइव्स हैं बेल्जियम में, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे रिसर्च करता है, हुसल की फ़िलासफ़ी को, फिनोमिनोलॉजी को फोकस करता है और उस पे वहाँ पे वो मास्टर डिग्री लेता है। उसके बाद 1957 में ये एक साइकोलॉजिस्ट है मार्गरेट, उससे इसकी शादी होती है और उसकी उसी दौरान उसके जो कंटेम्पोरेरी फ़िलासफ़र हैं, जो दानिश्वर हैं, जिनमें फूकू था, जिसमें उसके बाद और जो फ़िलासफ़र हैं जिसमें डिल्यूज़ है, जिसमें ग्वाथरी है, जिसमें रोलां बार्थ है, इन सब के साथ इसका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है और ये एक दूसरे की नज़रियात को डिस्कस भी करते हैं और एक दूसरे से इंस्पिरेशन भी लेते हैं और एक दूसरे से लिटरेरी असिमिलेशन भी इनकी होती है एक दूसरे से। उसके बाद ये 1964 में, चूँकि अल्दूज़र जो था
वो एक इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र था। इस उसकी सपोर्ट से ये एकोल नॉर्मल सुपीरियर में ये परमानेंट अतालीक जो है वो या टीचर बन जाता है और 1964 से लेकर 1984 तक वो एकोल नॉर्मल सुपीरियर में पढ़ाता है। उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें उसको स्कॉलरशिप मिलती है। उसी दौरान ये जेम्स जॉयस जो है, यूलिसिस, जिसने एक बहुत बड़ा नावलिस्ट है, जो 20वीं सदी का बहुत बड़ा नावलिस्ट समझा जाता है जिसको, उसको उसने पढ़ा और उससे भी इसकी इंस्पिरेशन है। हेडिगर को, नीत्शे को, ये सारे जो हैं फिलासफर जो हैं, ये इसने इनको थारोली इनकी स्टडी की और उसकी अपनी जो फिलासफी है उसके अंदर इनकी रिफ्लेक्शन इन आइडियोलॉजीज़ की कहीं ना कहीं मिलती है। उसके बाद इसकी 1966 में इसको अमेरिका जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ये एक पेपर पढ़ता है जिसमें ये अपनी थ्योरी जो है, जिसको डीकंस्ट्रक्शन, बाद में उसका नाम दिया गया डीकंस्ट्रक्शन या रद्दे तश्कील, उस थ्योरी के खदोखाल को वो उसका जो पेपर है जो उसने जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, और पेपर का टाइटल था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ सोशल साइंसेस। ये उसके अंदर ये अपनी जो थ्योरी है जिसको रद्दे तश्कील या डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं, बाद इसको ला तश्कील भी कहते हैं, इसका तर्जमा करते हैं, उसके खदोखाल को वो वाज़े करता है। और उससे पहले जो है स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी जो है लैंग्वेज की और लिंग्विस्टिक की, जिसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट जो है वो फर्नांडिस डी सॉसर है, उसकी जो स्ट्रक्चरलिज्म है या साख्तियात है, उसको अपने पेपर जो मैंने ऑलरेडी बताया है स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ सोशल साइंसेस, उसके अंदर उसको चैलेंज करता है। 1967 में अपनी जो इसकी जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बुक है जिसके अंदर इसकी जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है उसको उसने बहुत इलेबोरेट किया है, वो उस बुक का नाम है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, वो पब्लिश होती है। उससे एक उसकी जो कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड जो है जो उस वक्त की, उसमें इनकलाब आ जाता है। 1968 का जो फ्रेंच वहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं मई के, बड़े फेमस, जिसमें सार्तर है और बाकी जो दानिशवर हैं, उसमें ये भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो कि गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं उनके अगेंस्ट, और उसके अंदर ये भी शामिल होता है। 1986 में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ह्यूमैनिटीज़ का प्रोफेसर अपॉइंट किया जाता है, और 1986 से लेकर 2003 तक ये उसको कंटिन्यू करता है। 2003 में इसको पेंक्रियाटिक कैंसर जो है वो उसको डायग्नोसिस होता है, और 2004 में इसका ऑपरेशन होता है, और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ड्यूरिंग ऑपरेशन इनकी या इसकी डरीडा की डेथ हो जाती है। तो ये इसकी ज़िंदगी की मुख्तसर कहानी है। इसकी जो फ़लसफ़ा है जिसको हम ला तश्कील या बाद उसको रद्द तश्कील कहते हैं, इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है कंटेम्प्रेरी, कॉन्टिनेंटल और फिर अमेरिकन भी, उसके अंदर इसके बहुत सारे जो हम असर थे, इसके बहुत सारे टेनेट्स को वो सपोर्ट भी कर रहे थे, और नेचुरली कुछ इश्यूज पे इसके साथ डिफरेंट भी हो रहे थे। 1980 में ये 1981 में ये चेकोस्लोवाकिया जाता है, वो उसको एक ही कंट्री था, और वहाँ पे चूँकि जो रजीम थी, वो जो टायरेंट थे, जो डिक्टेटर थे, उसको कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इसको सपोर्ट नहीं करते थे, इसकी मुखालफत करते थे, तो इसको उन्होंने ड्रग एडिक्शन और ड्रग स्मगलिंग के एलिगेशन पे गिरफ़्तार किया। लेकिन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मित्रा उस वक्त जो थे, उन्होंने इस पे शदीद रिएक्शन किया, और चेकोस्लोवाकिया की जो गवर्नमेंट ने उसको फिर अल्टीमेटली ड्रीडा को रिलीज़ किया।
तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका जो डीकंस्ट्रक्शन या ला तश्कील का फ़लसफ़ा है, जो उससे पहले जो साख्तियात या स्ट्रक्चरलिज़म जो है उसकी जो बुनियाद है उसको ही चैलेंज करता है। और इसी तरह जो एक और फ़लसफ़ा जो है मॉडर्निज़म, स्ट्रक्चरलिज़म, ये हम असर दो डिसिप्लिन है फ़लसफ़े के, इन दोनों को ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं माबादज़ जदीदियात के जो दाई हैं, जो इसको प्रोपोगेट करते हैं, जिनमें फूको शामिल है, जिसमें ड्रीडा शामिल है, इन्होंने ये सारे के सारे स्ट्रक्चरलिज्म, रैशनलिज्म, एनलाइटेंड फिलॉसफी ये और मॉडर्निज्म को चैलेंज करते हैं और उनके ट्रुथ को, उनकी वैलिडिटी को किसी न किसी रेफरेंस से अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए चैलेंज करते हैं। इसी वजह से दरीदा को ये कंसीडर किया जाता है कि ये नाहिलिस्ट है, ये नाइलिज़म का बानी भी है, ये हर चीज़ की नफ़ी करता है, ये रीज़न को रिजेक्ट करता है, ये रैशनैलिटी को रिजेक्ट करता है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट करता है। और इस वजह से इस पे शदीद तनकीद भी होती है। और नेचुरली हम इसका जो फ़लसफ़ा है, उसके जो मेजर टेनेंट्स हैं और इसकी एप्लीकेशन जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में, साइको एनालिसिस में जो है उसको डिटेल्ड उस पर डिस्कशन करेंगे और उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। इसके फ़लसफ़े को बड़ा अब्ट्रूस, ये मुश्किल इसका फ़लसफ़ा है और उसकी बुक्स के अंदर बहुत सारा लोग समझते हैं इबहाम है, बहुत सारी कंट्राडिक्शन है, लेकिन इन कंट्राडिक्शन को, इस इबहाम को, इस फ़लसफ़े को जिसको एब्ट्रूस फ़लसफ़ा कहा जाता है, उसने लिटरेचर को, उसने आर्किटेक्चर को, उसने एंथ्रोपोलॉजी को, उसने सोशियोलॉजी को, उसने साइकोलॉजी को, उसने फ़लसफ़े को और उसकी बुनियाद को एक दफ़ा हिला के रख दिया।